15 जुलाई 2019 समय 2:45 ये वो घड़ी थी जब सभी भारतवासी अपनी अंतरिक्ष एजेंसी इसरो के वैज्ञानिकों पर गर्व कर रहे थे। चारों ओर खुशियां थी क्योंकि उस दिन भारत का सपना यानी चंद्रयान 2 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से सफलतापूर्वक GSLV मार्क 3 से लॉन्च किया गया था। लॉन्च होने के मात्र 15 मिनट बाद चंद्रयान पृथ्वी से अंतरिक्ष में पहुंच चुका था और पृथ्वी के चारों ओर घूमने लगा। बता दें कि किसी भी सैटेलाइट को सीधा किसी ग्रह पर नहीं भेजा जाता, बल्कि उसको सर्कुलर पाथ यानी पृथ्वी के चारों ओर गोल गोल घुमाकर भेजा जाता है, जिसे आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जिस रेखा में सैटेलाइट घूमती है उसको ऑर्बिट या कक्षा बोलते हैं और इसको एक निश्चित समय पर बढ़ाया जाता है और कक्षा को तब तक चेंज किया जाता है जब तक कि हमारा मिशन अपने स्थान पर ना पहुंच जाए। चंद्रयान की पहली कक्षा 24 जुलाई को सफलतापूर्वक बढ़ा दी गई और उसके बाद समय अनुसार चंद्रयान की कक्षा इसरो के वैज्ञानिक चेंज करते रहे और फाइनली 20 अगस्त को चंद्रयान सफलतापूर्वक चंद्रमा की कक्षा में पहुंच गया और उसने 22 अगस्त को चंद्रमा की पहली तस्वीर खींचकर इसरो को भेजी और 2 सितंबर को विक्रम लैंडर सफलतापूर्वक ऑर्बिटर से अलग हो गया। हो सकता है आपके दिमाग में सवाल आ रहा हो कि ऑर्बिटर क्या होता है और ये लैंडर से अलग क्यों हुआ, तो हम आपको बता दें कि चंद्रयान मुख्यतः 3 पार्ट से मिलकर बना था, जिसमें पहला पार्ट ऑर्बिटर, दूसरा पार्ट लैंडर और तीसरा पार्ट रोवर था। सबसे पहले हम ऑर्बिटर की बात कर लेते हैं। ऑर्बिटर चंद्रमा के चारों ओर एक तय की गई कक्षा में घूमता है। इसका मुख्य कार्य लैंडर और इसरो के बीच कम्युनिकेशन यानी संपर्क का होता है। क्योंकि दूरी अधिक होने की वजह से लैंडर को सीधा पृथ्वी से कंट्रोल नहीं किया जा सकता। ऐसे में हमें एक ऑर्बिटर की आवश्यकता होती है, क्योंकि ऑर्बिटर बहुत अधिक दूरी से भी सिग्नल को पृथ्वी पर भेज सकता है और पृथ्वी से आ रहे सिग्नल को कैच कर सकता है। यानी अगर इसरो के वैज्ञानिक कोई कमांड देते हैं तो वो सीधी लैंडर के पास नहीं जाती, बल्कि वो ऑर्बिटर के पास जाती है, वहाँ से वो लैंडर के पास जाती है। उसी प्रकार लैंडर अगर कोई डाटा या सिग्नल देता है तो वो सबसे पहले ऑर्बिटर के पास जाएगी, वहाँ से वो इसरो के पास आएगी। आसान शब्दों में कहें तो ऑर्बिटर एक पुल का कार्य करता है जो दोनों किनारे यानी इसरो और लैंडर को जोड़ता है। दूसरा भाग होता है लैंडर। लैंडर को आप एक छोटा बॉक्स समझ सकते हैं, जिसका मुख्य कार्य रोवर को सही सलामत चंद्रमा की सतह पर लैंड कराना होता है। जिसे ही हमारा लैंडर चंद्रमा की सतह पर लैंड करता है तो उसके गेट ओपन होगा और उसमें से एक रोवर बाहर निकलेगा। रोवर को आप छोटा 4 पहियों की गाड़ी समझ सकते हैं, परंतु ये अपने आप में एक छोटा लैब होता है जिसमें बहुत सारी चीज़ें लगी होती हैं, जैसे कि उसमें बहुत प्रकार के सेंसर लगे होते हैं, कैमरे लगे होते हैं। यानी आसान शब्दों में कहें तो जो हमारा रोवर होता है वो बहुत ज़्यादा हाई टेक्नोलॉजी से बनी हुई एक छोटी गाड़ी होती है, जो चंद्रमा की सतह पर डाटा को कलेक्ट करके इसरो के पास भेजती है। इसलिए हमारा लैंडर ऑर्बिटर से सफलतापूर्वक अलग हो गया और फाइनली वो दिन आ गया जब विक्रम लैंडर को चंद्रमा की सतह पर लैंड करना था। परंतु बता दें, दक्षिणी ध्रुवों पर जहां हमारा चंद्रयान 2 लैंड करने वाला था, वहां सॉफ्ट लैंडिंग कराना कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि वहां की परिस्थितियां बहुत कठिन हैं। वहां का तापमान लगभग 250 डिग्री माइनस के आसपास रहता है। दूसरा, इस भाग में सूर्य का प्रकाश नहीं जाता और बाकी ज़मीन भी बहुत ऊबड़ खाबड़ है। इन चुनौतियों के बीच हमारे वैज्ञानिकों ने 7 सितंबर को लैंडिंग का दिन चयन किया। उसके बाद हमारा लैंडर 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चंद्रमा की सतह की ओर जाने लगा, परंतु नियति को तो कुछ और ही मंजूर था। मात्र 2.1 किलोमीटर की ऊंचाई पर विक्रम लैंडर का संपर्क ऑर्बिटर से टूट गया, जिस वजह से लैंडर की स्पीड, जिसे 180 किलोमीटर प्रति घंटे से कम करके 7 किलोमीटर प्रति घंटे करना था, वो नहीं हुई, जिस वजह से हमारा लैंडर 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चंद्रमा की सतह से जा टकराया और हमारे इसरो के वैज्ञानिकों ने विक्रम लैंडर से संपर्क करने के लिए बहुत सारे प्रयास किए, परंतु सभी विफल हो गए और फाइनली इसरो चीफ ने ये अनाउंसमेंट किया कि हमारा संपर्क विक्रम लैंडर से टूट गया है। ये सुनते ही सभी भारतवासियों का चेहरे पर उदासी आ गई और इसरो के चीफ तो रोने लगे, जिन्हें माननीय प्रधानमंत्री जी ने हौसला दिया और कहा कि हम फिर से प्रयास करेंगे।
जहां एक तरफ भारत चंद्रयान 2 के विफल हो जाने की वजह से दुखी था, वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसे भी देश थे जिनमें मुख्यतः चीन और पाकिस्तान थे, वो हमारी इस विफलता की खुशियां मना रहे थे। अब उन्हें कौन समझाए कि हम भारतवासी हैं, अगर एक बार जो ठान लें तो उसे पूरे किए बिना नहीं मानते। और आज यानी 14 जुलाई को वही दिन है जब आज हमारा चंद्रयान 3 को आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा और वो सभी भारतवासियों का सिर गर्व से ऊंचा कर देगा और हम भी कहेंगे कि हम भी किसी से किसी फील्ड में कम नहीं हैं। आइए अब जान लेते हैं चंद्रयान 3 में किए गए बदलावों के बारे में, जो इसे चंद्रयान 2 से विशेष बनाता है। वैसे तो उसमें छोटे मोटे बहुत सारे बदलाव किए गए हैं, परंतु हम बड़े बड़े बदलावों पर चर्चा कर लेते हैं। तो चंद्रयान 3 में पहला बदलाव सेंसरों में किया गया है, यानी इस बार चंद्रयान 3 में जो सेंसर उपयोग किए गए हैं वो बहुत ज़्यादा एडवांस हैं। आप इस बात का अंदाज़ा ऐसे लगा सकते हैं कि अगर लैंडिंग करते समय लैंडर की स्पीड तेज़ होती है तो वो खुद काम कर देंगे, यानी अगर किसी वजह से 2 किलोमीटर पे अगर इसरो जो हमारा लैंडर है उसकी स्पीड अगर 7 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक होती है तो सेंसर ऑटोमेटिक ही उसे कम कर देंगे। और न केवल कम कर देंगे, अगर किसी वजह से हमारे इसरो का संपर्क लैंडर से टूट जाता है तो वो उसकी लैंडिंग भी खुद करा देंगे। दूसरा बदलाव लैंडर की लेग्स में किया गया है, जिसे पहले के मुकाबले बहुत अधिक मजबूत बनाया गया है। मजबूत बनाने के पीछे कारण ये है कि अगर किसी कारण से हमारा लैंडर स्पीड से लैंड करता है तो वो आसानी से लेग्स पर लैंड कर पाएगा। तीसरा बदलाव ये किया गया है कि उसमें ऑर्बिटर नहीं होगा, यानी हमारा चंद्रयान बिना ऑर्बिटर के अंतरिक्ष में जाएगा। तो आप सोचेंगे कि जब ऑर्बिटर नहीं होगा तो फिर उसे कंट्रोल कैसे किया जाएगा। तो हमने आपको वीडियो के शुरू में ही बताया था कि जब हमारा चंद्रयान 2 लॉन्च हुआ था उसके बाद 2 सितंबर को उससे सफलतापूर्वक ऑर्बिटर अलग हो गया था और वो ऑर्बिटर अभी भी चंद्रमा की कक्षा में सही सलामत अपना कार्य कर रहा है। तो हमारा चंद्रयान 3 का लैंडर उसी से कंट्रोल किया जाएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ताकि उन्हें भी अपनी अंतरिक्ष एजेंसी इसरो के वैज्ञानिकों पर गर्व हो। पूरी वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।